जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरा नाम कुरतलन है और मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिंस 2010 और हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो कॉन्टैक्ट है, वो एक एथलीट के साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता है। तो ये कहना कि एथलेटिक परफॉर्मेंस के ऊपर वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं और वो कौन से ऐसे चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो आपके माइंड से रिलेटेड हो बॉडी से रिलेटेड हो या आपकी सोल से रिलेटेड हो तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली एक एथलीट की परफॉर्मेंस को हिट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को मुतासर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो आज वो डिस्कशंस होंगी, कुछ मज़ीद जानेंगे और एक लेमैन जैसे उनका एक सोच है और आज तक मैं अपने काफ़ी लेक्चर्स में भी ये बात करती रही हूँ कि मैं लोगों को ये बताने में, ये समझाने में और उनके साथ डिस्कशंस होती रही मेरी। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स कोचेस, हमारे एथलीट्स कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करता है या करती है एक एथलीट के लिए। तो लोग ये समझते रहे कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है उनका इस फील्ड के अंदर आना एक बड़ा हैरानकुन बात थी लोगों के लिए भी और अभी तक कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते इस चीज को। तो मैं उन सारी सब लोगों को जो है अभी तक ये चीज अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां पर एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है, वहां पर आपका जहां पर की बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली आपका माइंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और जहां पर आपका माइंड एग्जिस्ट करता है, वहां पर एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत मौजूद होती है। और ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी साइकेट्री से रिलेटेड या क्लिनिकल साइकेट्री से रिलेटेड उसको लिंक कर देना ये गलत होता है। तो अभी तक इस ये जो जिसे कहते हैं ना एक स्टिग्मा है, इट इज अ स्टिग्मेटाइज्ड लाइफ जिसमें एक साइकेट्री के वर्ड को या एक साइकोलॉजी के वर्ड को लिंक कर दिया जाना कि ये जी एक पागलों की डॉक्टर या इस तरह से है, तो ऐसा गलत है। एक एथलीट, एक परफॉर्मेंस करने वाला बंदा, एक लड़का चाहे लड़की हो, वो जहां पर भी मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद होना जरूरी है। और इस पे हम मज़ीद बाद में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रीज़ में किस तरह से ये चीज़ें जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही हैं। हम अभी स्टार्ट करते हैं कि जी एथलेटिक परफॉर्मेंस के ऊपर ऐसे कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। तो पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक ह्यूमन बीइंग जहाँ एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर 3 बेसिक चीज़ें, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल, ये 3 चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होती हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए डिफरेंट चीजें करते रहते हैं। आपकी ट्रेनिंग्स हो गई, आपकी डाइट प्लान्स हो गए, आपका मेडिकल चीजें हो गई, ये सारी चीजें हम उन पर बड़ा फोकस करते हैं, बट वी आर नेग्लेक्टिंग अवर सोल, वी आर नेग्लेक्टिंग अवर माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी परफॉर्मेंस को 100% तक लेके जाने के लिए। ठीक है, अब इस चीज़ पे चूँकि बेशक पहले हम लोगों की नज़र ना गई हो, लेकिन एक फैक्टर तो है। और अगर हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड को भी हिट करती हैं। मैं आई एम चूँकि बिकॉज़ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं डायरेक्टली आपकी साइकियाट्री से ही रिलेटेड बात करूँगी। एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपकी डाइट के ऊपर बात करेगा, एक मेडिकल का ऑफिसर आपकी मेडिसिन से रिलेटेड या आपकी मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। तो वो इनफैक्ट तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती हैं, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को मुतासर करती हैं, ऑब्वियसली मुतासर करती हैं। आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका फिजिकली फिट होना और आपका साइकेट्रिकली साइकोलॉजिकली साउंड होना, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और ये तीनों फैक्टर्स एक एथलीट को आपके इवेंट स्टार्ट होने से पहले, इवेंट स्टार्ट होते हुए मींस ड्यूरिंग योर इवेंट और आफ्टर योर इवेंट, आपको इन तीनों चीजों, इन तीनों फैक्टर्स को ओके करना बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एथलीट सिलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के किसी भी गेम के लिए, तो उस बच्चे का, उस बच्ची का सबसे पहले 3 चीजों में ओके होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसको परमिट करें, आप उसको इजाजत दें दैट यू आर एबल नाउ टू गो फॉर दैट इवेंट, वेदर ये कोई नेशनल इवेंट हो, कोई इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का इवेंट है। लेकिन ये एक डायलेमा ही मैं इसको कहूंगी कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आपकी जाने से आपको कुछ दिन पहले या कुछ डेट्स पहले ही पता होता है कि आपका नाम फाइनलाइज हो गया एंड यू आर गोइंग देयर। तो इवन एक और फैक्टर है जिसपे हमें बात करने की बड़ी जरूरत है। हमारे जो प्लेयर्स हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो बच्चे या बच्चियां आते हैं हमारे पास, वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। और चूंकि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी डाइट, उनका मेडिकली साउंड, उनकी ये सारी चीजें जो है, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि हमने इन चीजों पर भी फोकस करना है। वो सिर्फ अपने लेवल को जीत कर यहाँ तक आ जाते हैं और बाकी सारी चीजें जो है वो पीछे रह जाती हैं। और अपना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका, साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपका, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दूर रह गया। उनकी बेसिक जो नीड्स हैं वो ही पूरी नहीं हो रही होती। तो जो हमारा एथलीट है, उस वो अगर यहाँ तक, इस लेवल तक आ जाता है कि आप उसको इंटरनेशनली किसी इवेंट के लिए तैयार कर रहे हैं या नेशनली भी कर रहे हैं, तो आपके साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके मेडिकल टीम आपकी उन बच्चों के साथ मौजूद होनी चाहिए। ना सिर्फ उनको लेक्चर्स देने के लिए, बल्कि उनको इवेंट के दौरान, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद वो तमाम चीजें बताने के लिए, वो तमाम चीजें समझाने के लिए, वो तमाम चीजें, वो टेक्निक्स, वो सब कुछ बताने के लिए जो उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। फिजिकली जो आपको हिट करते हैं, उसमें वो आपकी टेम्परेचर, आपकी डाइट, आपका पीयर ग्रुप, आपके कोचेस, आपके ट्रेनर्स, वो सारे अवामिल जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो तमाम रिश्ते, वो तमाम चीजें, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये डायरेक्टली आपके किस चीज को हिट कर रहे हैं? दे कैन लीड टू यू टू गो विद स्ट्रेस। क्योंकि कोचेस का, पीयर ग्रुप का इतना प्रेशर समटाइम्स होता है, मैंने देखा है कि बच्चा जो है वो यहाँ तक पहुंचते हुए इंटरनेशनल इवेंट पे जाने से एक दिन पहले वो बच्ची जो है वो रो रही थी कि दैट आई एम नॉट गोइंग। और प्रॉब्लम क्या निकली? प्रॉब्लम वाज विद हर कोच। उसकी कोच के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम था, उसका प्रेशर इतना ज्यादा था जिसकी वजह से उसने रिफ्यूज किया कि मैं नहीं जा सकती यहाँ। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके डायरेक्टली आपको हिट करते हैं, और ये वो अवामिल है जिनके ऊपर नजर डालने की बहुत जरूरत है। मैं तो आप सबका भी बड़ी मशहूर हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पर इस ग्रुप में ये बात करने की भी जरूरत महसूस की। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस के ऊपर फोकस किया। जो इम्पोर्टेंट बात है, आपकी जो स्लीप है, आपका स्लीप का साइकिल है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आपका इमोशनली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो जिस तरह आप एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं फ्लू, नजला, जुकाम, बुखार और इन तमाम चीजों की दवाई या मेडिसिन वगैरह लेने के लिए परेशान हो जाते हैं, जी मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, सेम इज द केस विद योर इमोशनल प्रॉब्लम्स। आपके बिहेवियर्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपके इमोशंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा है, यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, यू मस्ट गो देयर। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप एक एक दवाई लेने के लिए जैसे जाते हैं, इसी तरह से आप हमारे पास तशरीफ लाएंगे और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। When there's a will, there's a way। आप जब तक अपने अंदर ये शऊर, ये आगाही नहीं लेकर आएंगे that I need to talk, आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते।
सकते। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो आपके इमोशंस, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो आपका एटीट्यूड हो, चाहे वो आपके साइकोलॉजिकल कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपकी हिट हो रही हो। इवन एक और चीज़ है, आपकी स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब होता है समटाइम्स, ईटिंग डिसऑर्डर होती है और बच्ची को पता ही नहीं होता कि ये ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है कोई। एक नॉर्मल रूटीन की तरह सब चल रहे होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है। फिर कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे केमिकल एडिक्टेड लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये दवाई आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं। तो इन सारी चीजों को जब तक आप खुद में ये शऊर नहीं लेकर आएंगे, आपको पता नहीं होगा राइट और रॉन्ग का, आप उस चीज को एड्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये तो थी वो प्रॉब्लम्स जो कि एक इंसान को, एक एथलीट को फेस करनी पड़ सकती है। अब बात यह है कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है। एक साइकोलॉजिस्ट मेडिकल एक ऑफिसर की तरह या एक डॉक्टर की तरह आपको प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देता। आपको प्रिस्क्रिप्शन तो जरूर देता है, लेकिन उसमें मेडिसिन का वो इजाफा नहीं करता। वो मेडिसिन कम करवाने की तरफ आपको लेके जाता है, ना कि आपको मेडिसिन की तरफ ले जाए। तो हम लोगों का काम ये है कि हम थेरेपीज देते हैं, हम ऐसी टेक्निक्स उनको बताते हैं जिनको अडॉप्ट करके आप उस सिचुएशन, आप उस चीज में से निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है या एक बच्ची है, उसकी कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो रही, या एक मैं अगर आपको इस हवाले से एक वाकया भी बताऊं कि हमारे एक बड़े एक इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, और जब वो थर्ड टाइम जा रहे थे इंटरनेशनल इवेंट के लिए तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। वो जब ट्रेनिंग करते थे तो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप नहीं होती थी, उस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह से पहले होती थी। तो वो मेरे पास तशरीफ था, उनका जी मुझे इस तरह से ये है प्रॉब्लम। उनका 1 वीक का एक सेशन, 2-3 दफा सेशन हुए उनके, वो तमाम चीजें उन्हें बताई गई, समझाई गई। पहले तो हमें खुद उनको समझना होता है ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर फेस हो रही है उनकी हिस्ट्री में। उसके बाद हम उसको जब डायग्नोसिस प्रॉपर होता है तो आप ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकते हो। तो हम डायग्नोसिस प्रॉपर करने के लिए उसकी हिस्ट्री लेना बड़ा जरूरी होता है। तो उनके साथ जब ये सारा वाकया हुआ और वो 1 वीक के बाद उनकी फ्लाइट थी, वो चले गए। उनके साथ मैंने ऑनलाइन भी तमाम सेशंस किए। वो गोल्ड मेडल लिया उन्होंने और वो वापस आए। वो तमाम चीजें उन्होंने अडॉप्ट की, जो जिस तरह से जो चीजें और जो थेरेपीज मैंने उनको दी थी, और जब यहाँ पर वापस आए तो विद दिस गोल्ड मेडल, तो ये मेरे लिए एक बड़ी एजाज की बात थी कि आप वो चीजें अडॉप्ट करने के बाद, वो टेक्निक्स अडॉप्ट करने के बाद आप आप बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके वापस आ रहे हो। ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात थी। तो वो चीजें, वो टेक्निक्स हम आपको बताते हैं जिसके बाद आप मेंटली साउंड होते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत से लोगों ने काम तो किया, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात होती है लेकिन उसके जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं वो नहीं कोई बताते कि जी आप इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट करते क्या है। क्या आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं, और अगर सोल्यूशन दे रहे हैं आपको तो वो कौन से सोल्यूशंस हैं ऐसे, ताकि हम अगर आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बताएंगे, तो ये एक जो है वो बात वैसी नहीं रहेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस तरह से अपनी थेरेपीज जो है वो लोगों को बताते हैं और वो किस तरह असर करती है। तो अगर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं, या समटाइम्स बर्नआउट की तरफ भी इंसान चला जाता है, वो चीज ऐसी इतनी ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि वो बच्चा जो है वो बर्नआउट की तरफ चला जाता है। तो हम इन एक्सेसिव चीजों को कंट्रोल करते हैं, और जो प्रॉब्लमेटिक चीजें आ रही हैं, चाहे थिंकिंग है, चाहे वो थिंकिंग आपके लाइफस्टाइल है, आपका हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो आपको किस तरह से करनी है, तो वो एनर्जी जो है वो हम उसको किस तरह से मैनेज करना है, हम वो भी डील करते हैं। इसके अलावा हम ऐसी मोटिवेशनल थेरेपीज देते हैं, ऐसी रिलैक्सेशनल टेक्निक्स देते हैं जिसके बाद आप की बॉडी तो रिलैक्स होती ही है, आपका माइंड बड़ा रिलैक्स रहता है। तो आपके जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज
थोड़ा सा करने की जरूरत होती है। इसके अलावा जो थेरेपीज हम देते हैं उनमें से कुछ थेरेपीज, क्योंकि हर पर्सन एक दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। आप ये देखिए कि आप एक ही घर में रहने वाले बहन और भाई जो हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो इसी तरह हम जब तक पर्सनैलिटी को जज नहीं करते, हम टेक्निक उस तरह से नहीं देते। तो अगर मैं कोई 1 या 2 टेक्निक्स अभी आपको बताऊँ, तो वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी करती है। तो हम मोटिवेशनल टेक्निक्स में जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट बड़ी इफेक्टिव और बहुत जबरदस्त टेक्निक है, जिसमें अगर कोई डिप्रेसिव है, डिप्रेशन की तरफ है, स्ट्रेस की तरफ है, जा रहा है, जा रही है बच्ची या एथलीट हमारा, तो हम उसकी पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो कि बड़ी इफेक्टिव है। मोहम्मद अली बॉक्सर साहब जो थे वो भी ये कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। और वो ये वर्ड, ये लाइन, ये स्टेटमेंट वो उस वक्त कहते थे, इवन जब वो रिंग से हार कर भी वापस आते थे, तो उनका ये कहना होता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो अपने आप को, अपनी जो माइंड सेट है उसको डाउन ग्रेड नहीं होने देना चाहते थे। तो अपने आप को कभी भी, हम हमारे तो एथलीट को जरूरत ही पॉजिटिव चीजों की है, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स की है, तो हम उनको, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है, बहुत सी थेरेपीज हैं जो कि हम देते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपकी मोटिवेशन को एनहांस किया जाता है। वो तमाम फैक्टर्स जो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहे होते हैं, डाउन कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं, हम इन टेक्निक्स की मदद से हम उसको अपग्रेड करते हैं। हम उनकी और समटाइम्स तो मैं उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग्स भी करवा रही होती हूँ, ताकि वो कंफ्यूजन की तरफ ना जाए, वो कॉन्फिडेंटली एक इवेंट गुजार के वापस आए। जैसा कि ये आप साइड में देख रहे हैं कि आप एक एथलेटिक जो परफॉर्मेंस है आपको किस तरह से उसको बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। तो बड़ा जरूरी है ये कि आप अपने जो गोल्स हैं वो बड़े रियलिस्टिक बनाएं। ये ना हो कि आप चांद पे जाने के गोल्स बना रहे हैं। आपके गोल्स निहायत रियलिस्टिक होने चाहिए, जिनको आप अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल होने चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने हो जिसमें जिसमें आपको बहुत ही एक्सेसिव जो है उसकी जरूरत हो। तो मेक कंक्रीट प्लान्स। उसके बाद अपने आप को, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट तो हर जगह मौजूद नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन की बड़ी जरूरत होती है। और सेल्फ मोटिवेशन पहले तो समझना बड़ा जरूरी है कि जी सेल्फ मोटिवेशन है क्या। तो हर एक इंसान की लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप्स, आपके सोशल लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, उसकी डेवलपमेंट, आपको ये बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना कि आपके व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या चीज आपको मोटिवेट करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी पर्सनालिटी डिफर करती है दूसरे बंदे से या दूसरे इंसान से। एक एथलीट की वैसी पर्सनालिटी नहीं होती जैसे दूसरी एथलीट की होती है। तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है। कुछ लोगों को म्यूजिक बड़ा फैसिनेट करता है, कुछ लोग उसके थ्रू अपग्रेड होते हैं। कुछ मोटिवेशनल म्यूजिक है बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक थेरेपी जो है वो हमारी एक कलर्ड थेरेपी है। इस उसमें लोगों को बड़ा फैसिनेशन और बड़ा ही वो खुश होते हैं, बड़े इंजॉय करते हैं। तो पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है, फिर उसके हिसाब से आप बुक्स हो गई, स्टोरीज हो गई, पोएम्स हैं, म्यूजिक है, आर्ट है, उसकी तरफ आप फिर जा सकते हैं और फिर अपने आप को खुद से मोटिवेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, रेगुलर बेसिस पे आपके साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। और ये नहीं होता कि जब कोई प्रॉब्लम हो आप तभी हमारे पास आए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और एक एथलीट, और फिर उसके बाद आप सिर्फ स्पेसिफिकली वही ट्रेनिंग करें, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे एक एथलीट को डेली बेसिस के ऊपर जैसे फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसी तरह उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो उन चीजों को डेली बेसिस पे करना बड़ा जरूरी होता है। और क्विट मत करें। अगर आपकी गेम के हारने की तरफ जा रहे हैं ड्यूरिंग योर इवेंट, तो डोंट से क्विट। ये हम उनको यहाँ से समझा कर, ये सारी चीजें बता कर जाते हैं कि आपने क्विट नहीं करना कभी भी। आपने देखा होगा कुछ इवेंट्स में बच्चे या बच्चियां जो है वो, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दरमियान में ही अपना गेम छोड़ के वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये है उनकी नेगेटिव चीज ही कहेंगे हम इसको,
तो हम उसको ये चीज अंडरस्टैंड करवा के भेजते हैं कि आपने क्विट कभी नहीं करना टिल द एंड, टिल द लास्ट जो आपकी बॉल है, ये जो आपका जो भी आप जिस भी गेम से रिलेटेड है, तो आपने वो क्विट नहीं करना कभी। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जी, मेंटल रिहर्सल टेक्निक्स हैं, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एंजाइटी, रिलैक्सेशनल टेक्निक्स हैं कुछ। और रिलैक्सेशनल टेक्निक्स ये भी बता दूं, फिजिकल अलग होती है, साइकोलॉजिकल अलग अलग होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि फिजिकली हम कर रहे होते हैं और साइकोलॉजिकली हम उसको रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। कुछ डायरेक्टली रिलैक्सेशनल टेक्निक है जो कि आपके माइंड सेट से रिलेटेड है। और उसमें एक है जी हमारी लाइट थेरेपी है, वो बहुत इफेक्टिव है। एक स्पेसिफिक किस्म की लाइट होती है जो आपकी आईज के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। खैर ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सबके लिए नहीं है ये। और फोकसिंग के लिए अलग टेक्निक्स हैं, कंसंट्रेशन के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट बड़ी जरूरी है। जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर साहब कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर अगर कोई मैं किसी चीज से डरती हूँ, तो मैं उसके बारे में, या मुझे सांप से डर लगता है, और मैं ये कहना शुरू कर दूं, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ स्नेक, और मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसी स्टेटमेंट लूंगी जो जिसमें ये चीज शो हो रही होगी कि मैं बिल्कुल उससे सांप से नहीं डरती। और ये कहना एक दफा नहीं, वो हमारी टेक्निक्स का एक रूल होता है कि वो सुबह शाम देनी है, या सुबह दोपहर शाम देनी है, और कितनी दफा देनी है स्पेसिफिकली, फिर वो फैक्ट करती है आपके माइंड के ऊपर। तो ये भी बड़ा, अब ये मैं आपको बता तो रही, ये सारी टेक्निक्स, ये तमाम चीजें हर एक के लिए उस तरह से नहीं है, मैं बार बार ये कहूँ। फिर विजुअलाइजेशन है और आपकी गोल सेटिंग से रिलेटेड चीजें हैं। और ये तमाम चीजें जो रिलैक्सेशनल टेक्निक्स हैं, ये आपकी एंजाइटी को कम करती हैं, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, ये आपकी डिप्रेशन को रिड्यूस करती हैं। और सबसे लास्ट, आपको हेल्प करती हैं आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमारे एथलीट में एग्रेशन का आंसर बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है। और हमारा एथलीट जो है वो बहुत जल्दी एग्रेशन की तरफ जाता है। उसकी वजह वैसे कोई भी हो सकती है, लेकिन वजह जो भी हो, वी हैव टू कंट्रोल द एग्रेशन, और स्पेसिफिकली जो नेगेटिव एग्रेशन होता है। तो मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और इस मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।